नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए जो डेली जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम सामान्य प्रबंध की एक एक बिल्कुल बारीक से यानी कि बेसिक तरीके से आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत है वो उसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की। सबसे पहले हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। तो ये एक अमेरिकन थे और इनका जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिक विल्सन टेलर। और इनका जो जन्म हुआ था वो 20 मार्च 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 मार्च 1915 में हुई। तो ये अजीब ही इत्तेफाक रहा है कि इनका जन्म 20 मार्च को हुआ और मृत्यु 21 मार्च को हुई। अब बढ़ते हैं आगे कि इनके क्या क्या सिद्धांत थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। जैसे हेनरी फेयोल किसके आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, उसी प्रकार से एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो यहाँ केंद्र बिंदु रहा है वो श्रमिक वर्ग रहा है और हेनरी फेयोल का जो केंद्र बिंदु रहा है वो प्रबंधक वर्ग रहा है। यानी कि उच्च स्तर पर सोच करके उन्होंने क्या किया, या प्रबंध के स्तर पर सोच करके उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने निम्न स्तर यानी कि श्रमिक वर्गों को ध्यान में रख करके अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो आपको इन 14 सिद्धांतों में श्रमिक वर्ग ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पहला सिद्धांत हम यहाँ देखेंगे। पहला सिद्धांत है कार्य संबंधित अनुमान, जिसमें दिया गया है इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि एक औसत श्रमिक अपने स्वास्थ्य को खोए बिना कितना कार्य कर सकता है, ताकि इस आधार पर प्रमापित कार्य का निर्धारण किया जा सके। इस सिद्धांत का उद्देश्य कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। देखिए टेलर ने क्या कहा है कि जो श्रमिक वर्ग होते हैं या जिन व्यक्तियों से हम काम करवा रहे हैं उन व्यक्तियों से हमें क्या काम करवाना है, इस कार्य का हमें अनुमान लगाना होगा। या हमें ये देखना होगा कि वो व्यक्ति अपना जो टाइम है वो अपने कितने समय में इस कार्य को खत्म कर सकता है, ताकि उसकी कार्य कुशलता का हम अंदाजा लगा सके। यानी कि कोई भी औसत श्रमिक अपने स्वास्थ्य को खोए बिना कितना कार्य कर सकता है, इसका हमें अनुमान लगा लेना चाहिए अगर हम इन श्रमिकों का क्या कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सिद्धांत हम यहाँ देखेंगे। अगला सिद्धांत है प्रयोगों का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध प्रयोगों पर विशेष बल देता है। ये जो टेलर हैं ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं और इन्होंने किस पर बल दिया है, प्रयोगों पर बल दिया है। देखिए विज्ञान में हमें पता है समय समय पे क्या होते हैं, अलग अलग खोज की जाती है, प्रयोग की जाती है, ताकि प्रयोग करने से क्या होता है उसका जांच अच्छे से हो पाती है, उसकी कमियां पता चलती है और उन कमियों पर सुधार किया जाता है। तो यहाँ पर भी वैज्ञानिक प्रबंध पे क्या किया है, प्रयोग पर बल दिया गया है। प्रयोग के द्वारा श्रमिकों की विभिन्न क्रियाओं की जांच की जाती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभिन्न क्रियाओं की जांच करेंगे तथा उनका विश्लेषण करके उसमें सुधार करवाएंगे और समय समय पर समय और संसाधनों की बर्बादी को रोकेंगे। अगर आप प्रयोगों के आधार पर कार्य करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो कमियां निकलेगी उन पे काम किया जाएगा और समय और संसाधनों की बर्बादी को रोका जाएगा। ये किसका कहना है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है। और इसी आधार पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने निम्न 3 प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग बताए। कौन कौन से हैं, तो पहला है समय अध्ययन, दूसरा है गति अध्ययन, तीसरा है थकान अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। यहाँ पर टेलर का कहना यह है कि हम समय अध्ययन से क्या पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितने समय के अंदर कार्य कर सकता है। गति अध्ययन में हम ये देख सकते हैं कि हम कौन सी विधि का उपयोग करें कि इससे हमारी स्पीड बढ़े, कार्य के प्रति हमारी कार्य कुशलता बढ़े। थकान अध्ययन में हम देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितना कार्य करना चाहिए कि उसकी थकावट कम आए या कम से कम थकावट आए। तो यहाँ पर तीनों बातों पर अध्ययन किया गया है प्रयोगों के सिद्धांत में। हम अगला सिद्धांत यहाँ देखेंगे, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति सिद्धांत। इसी प्रकार का सिद्धांत हमने हेनरी फेयोल केस में भी देखा है, जिसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों से आप काम करवा रहे हो उनको प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाए। जैसे कि प्रेरणात्मक मजदूरी सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्रेरणात्मक मजदूरी एक ऐसी पद्धति है जो अधिकाधिक कार्य करने के लिए श्रमिकों को प्रेरित करे। क्या करे, श्रमिकों को प्रेरित करे। हमें पता है कोई व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा तो उसे उसकी प्रेरणा या उसकी कार्यकुशलता के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलेगी, तो वो उस काम को करने के लिए प्रेरित होंगे या अभिप्रेरित होंगे। तो टेलर ने इसके लिए
विभेदात्मक मजदूरी पद्धति की वकालत की है, जिसके अंतर्गत प्रमापित समय में कार्य पूरा करने के लिए या कार्य पूरा करने पर श्रमिकों को उचित दर और प्रमापित समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर नीची दर से मजदूरी दी जाए। टेलर का कहना यह है कि जिस व्यक्ति से आप काम करवा रहे हैं, अगर वो समय पर कार्य कर देता है तो उसे ऊंची दर से आप मजदूरी दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय पर कार्य नहीं कर पाता है तो उसको आप नीची दर से यानी कि उसका वेतन काट करके आप पैसा दीजिएगा या फिर उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो बेकार कर्मचारी या हम बात करें जो काम चोर है और या बात करें जो अच्छा काम कर रहा है, इन दोनों में असमानता देखी जा सकती है, इनमें आसानी से अंतर किया जा सकता है। अगला सिद्धांत यहां हम देखेंगे कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। तो इसमें टेलर ने कहा है कि प्रत्येक कारखाने में पृथक से योजना विभाग होना चाहिए, एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो कार्य की योजनाएं बनाए, यानी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है और इस कार्य को कौन करेगा। तो ये जो योजना बनेगी इसके लिए टेलर का कहना है कारखाने में एक अलग से क्या होना चाहिए, योजना विभाग होना चाहिए, जिसका कार्य क्या हो, यही हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है, कि जो श्रमिक आपने इकट्ठे कर लिए हैं उन श्रमिकों से आप क्या काम करवाओगे, कैसे काम करवाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगले दिन क्या होगा इसकी योजना पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। टेलर क्या कहते हैं कि अगले दिन क्या होने वाला है, क्या हम काम करवाएंगे, इसकी प्लानिंग हम पहले से कर लेंगे या इसकी योजना पहले से तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए काम करवाना बहुत ही आसान होगा। तो योजना विभाग कारखाने द्वारा लिए हुए प्रत्येक कार्य की विवेचना करता है, क्या करता है, उसके बारे में विवेचना करता है या सोचता है, विचार करता है। अगला सिद्धांत यहां पर टेलर का लेंगे वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। देखिए टेलर हमें पता है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, तो टेलर के अनुसार प्रथम श्रेणी के कारीगर आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं जो मजदूर विभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के कारीगर यहां पर कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी के कारीगर अपना कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से उपयुक्त हो, यानी कि अपना काम करने के लिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए। हम जब किसी कर्मचारी, किसी श्रमिक का चयन करेंगे या चुनाव करेंगे या उसकी नियुक्ति करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि हम उसकी नियुक्ति किस पद के लिए कर रहे हैं या किस जगह के लिए कर रहे हैं या किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं या किस काम के लिए कर रहे हैं। जिस काम में हमें जितना योग्य व्यक्ति चाहिए हमें उस पद के लिए या उस काम के लिए उस व्यक्ति का चुनाव करना होगा। केवल उसका चुनाव करना ही हमारे लिए काफी नहीं होगा, हमें उसकी दक्षता यानी कि उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए हमें उसे समय समय पे प्रशिक्षण भी देना होगा। जैसे कि इसमें कहा है कि और उसे उचित पारिश्रमिक दिया जाए, कर्मचारी के चयन के साथ साथ उनकी दक्षता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। मतलब हम केवल श्रमिकों का चुनाव ही ना करें कि एक श्रेष्ठ श्रमिक को हमने चुन लिया तो इसके बाद हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमें श्रेष्ठ श्रमिक का चुनाव करने के बाद उसको समय समय पे प्रशिक्षण भी देना हमारे लिए अनिवार्य होगा। ये किसका कहना है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है। हम अगला सिद्धांत यहां पर देखेंगे प्रमापीकरण का सिद्धांत। तो ये जो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इनका कहना है कि वैज्ञानिक प्रबंध में कोई भी बात श्रमिकों पर नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने श्रमिक चुन लिया है, एक श्रेष्ठ श्रमिक का चुनाव कर लिया गया है तो वो सारा काम वो कर लेगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए या हमें पूरा कार्य उस पर नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा टेलर का कहना है। टेलर ने कहा है कि श्रमिकों को प्रमाणित या प्रमापित औजार दिए जाने चाहिए तथा कार्य करने की प्रमापित विधियों से भी उन्हें परिचित करवाना चाहिए। हमें श्रेष्ठ श्रमिक का चुनाव करने के बाद हमें उनको जो औजार देने वो भी एक प्रमापित औजार देने चाहिए और प्रमापित कार्य करने की विधि भी उनको बतानी चाहिए ताकि वो अपनी कार्य जो है वो अपनी कार्य कुशलता का सही इस्तेमाल कर सके और कार्य पूरी निष्ठा से कर सके और कम लागत में अत्यधिक श्रेष्ठ उत्पादन कर सके, यानी कि इससे कम लागतों में अधिक से अधिक श्रेष्ठ कार्य श्रमिक द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत प्रमापीकरण का सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है, हमें श्रमिकों को काम के साथ साथ उनको एक प्रमापित औजार और प्रमापित कार्य विधि देना चाहिए। अगला सिद्धांत आता है हमारा कुशल लागत लेखांकन पद्धति, यानी कि मितव्ययिता वैज्ञानिक प्रबंध का एक सशक्त औजार है। अगर आप कम खर्चा करोगे तो वैज्ञानिक प्रबंध आपको ये बताता है कि आपको कम से कम खर्चा करना चाहिए, क्योंकि आप अनावश्यक खर्च करके अपनी लागतों को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो आपको लागत को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मितव्ययिता को अपनाना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि मितव्ययिता वैज्ञानिक प्रबंध का एक सशक्त औजार है जिसकी प्राप्ति कुशल लागत लेखांकन पद्धति द्वारा संभव है। अगर आप अपने खर्चों को कम करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी होगी जो कि
कुशल लागत लेखांकन अकाउंटिंग करनी होगी, यानी कि लागत लेखांकन करना होगा आपको। उत्पादन की लागत ज्ञात करने, उनकी तुलना करने, अपव्यय को रोकने तथा लागत को कम करने के लिए कुशल लागत पद्धति अपनाना चाहिए। टेलर का यह कहना है कि केवल आप श्रमिकों को, श्रेष्ठ श्रमिकों का चुनाव करके, उनको अच्छी फैसिलिटी दे करके, उनको अच्छे औजार दे करके आप केवल लागत को कम नहीं कर सकते। आपको अगर लागत कम करना है तो इसके लिए आपको लागत लेखांकन भी अपनाना होगा, यानी कि उसकी कुशल लागत लेखांकन पद्धति को अपनाना होगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या सिद्धांत है। तो अगला सिद्धांत आता है कार्य एवं उत्तरदायित्व का उचित बंटवारा। टेलर के अनुसार कार्यों का प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच न्यायोचित बंटवारा होना आवश्यक है। टेलर कहते हैं कि जो हम कार्य हैं वो जो किस तरीके से बंटने चाहिए, श्रमिक और प्रबंधक दोनों के बीच में न्यायोचित तरीके से बंटना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा काम दे दिया, किसी को कम काम दे दिया, या सारा काम किसी एक ही व्यक्ति को दे दिया या श्रमिकों पे हम आधारित हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने कहा है कि साथ ही कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिकों में न डालकर प्रबंधकों भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यानी कि प्रबंधक ऐसा नहीं है कि वो प्रबंधक है तो वो श्रमिकों से सारा काम करवा ले और खुद बैठा रहे, तो ऐसा नहीं है। उसको कुछ हिस्सा अपने ऊपर भी लेना होगा, यानी कि उस कुछ हिस्सा अपने को भी उठाना होगा। अधिकार एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिकार कम होने पर कार्य के सुचारू रूप से पूरा होना कठिन होता है। देखिए, अगर आपने उत्तरदायित्व दे दिए, अधिकार नहीं दिए, तो श्रमिक जो है वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो जब अधिकारों की कमी होती है तो वहां पर कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अधिकारों के अधिक होने पर उनके दुरुपयोग होने की संभावना होती है। अगर आप अधिकार दे देते हो, ज्यादा अधिकार दे देते हो, तो इनका दुरुपयोग होना संभव है। तो यहाँ पर कार्य और उत्तरदायित्व में क्या होना चाहिए, उचित तरीके से बंटवारा होना चाहिए, ना तो अधिक ना कम। ठीक है, तो ये टेलर ने कहा है। टेलर का अगला सिद्धांत आता है यहाँ पर मानसिक क्रांति का सिद्धांत। ये सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इस सिद्धांत में कहा गया है कि कर्मचारी वर्ग और प्रबंधकों की मानसिकता में परिवर्तन होना ही मानसिक क्रांति है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, ये मैनेजर है और ये कर्मचारी लेबर है, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो मानसिकता है वो मानसिकता परिवर्तित रहती है और उसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक क्रांति कहते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों वर्ग परंपरागत उत्पादन विधियों के स्थान पर नवीन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करें, ठीक है, या उपयोग करना समझे व उन्हें अपनाएं। प्रबंधक श्रमिकों में विश्वास रखे और उनके हितों का बराबर ध्यान रखे और श्रमिकों को भी प्रबंधकों के प्रति निष्ठावान होकर के सामूहिक हित के लिए कार्य करना होगा। देखिए, टेलर क्या कह रहे हैं कि इन दोनों को, यानी कि प्रबंध और कर्मचारी को या श्रमिक को, दोनों को क्या होना चाहिए, एक मानसिकता लेनी होगी और साथ में जो परंपरागत तरीके उनको थोड़ा छोड़ करके हमें नई तकनीक को, नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाना होगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि प्रबंधक को श्रमिकों पर विश्वास रखना होगा और उनके हितों की रक्षा करनी होगी, यानी कि उनको हितों के ऊपर बराबर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं श्रमिक वर्ग है तो केवल प्रॉफिट पे ध्यान दे लो और उनसे काम करवाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रबंधक को क्या करना होगा, श्रमिकों पर विश्वास दिखाना होगा और उनके हितों की रक्षा भी करनी होगी। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये प्रबंधक की होती है। अगर प्रबंधक इस तरीके की जिम्मेदारी निभाता है तो श्रमिकों का भी यहाँ पर दायित्व बनता है कि श्रमिक प्रबंधकों के प्रति निष्ठावान रहे और सामूहिक हित के लिए कार्य करे, ना कि खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेरे लिए काम करूं। आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए काम करें, अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करें, अपने व्यवसाय के लिए काम करें। तो यहाँ पर दोनों की मानसिकता क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगला हम यहाँ पर सिद्धांत देखेंगे क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। अब इसमें क्या दिया गया है टेलर के अनुसार, तो क्रियात्मक संगठन विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्टीकरण क्या होता है। विशिष्टीकरण का मतलब होता है किसी कार्य को या किसी क्रियात्मक कार्य को या संगठन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे इसमें कहा गया है कि क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक काम होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े हमने किए उस काम को विशेषज्ञ को सौंप देना चाहिए, ठीक है, जिससे हम विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रणाली में 8 नेता वाली योजना भी कहते हैं, यानी कि इसमें 8 नेता होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, 8 नेता वाली योजना कहते हैं। वो नेता कौन कौन है, तो एक होता है टोली नायक, गति नायक, निरीक्षक, मरम्मत नायक, कार्यक्रम लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय तथा पारिश्रमिक लिपिक और अनुशासन अधिकारी। देखिए, अगर आप कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे और सभी का एक हेड बना दोगे, एक नायक बना दोगे, तो उसमें कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्रियात्मक संगठन के बारे में दिया गया है टेलर द्वारा। अगला सिद्धांत है उत्तम सामग्री की व्यवस्था।
देखिए हम जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम कच्चा माल अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें हमारे श्रमिकों की कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। तो अगर हम श्रमिकों से अच्छी किस्म का माल बनवाना चाहते हैं तो हमें उनको समय समय पे क्या करना पड़ेगा, उत्तम सामग्री की व्यवस्था करनी होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रयुक्त किया जाने वाला कच्चा माल अच्छी किस्म का होना चाहिए, जिससे न्यूनतम लागत पर उत्तम किस्म का उत्पादन किया जा सके। तो टेलर का कहना यह है कि आप जिन कर्मचारियों से काम करवा रहे हो उनसे आप उत्तम अगर किस्म का माल उत्पादित करवाना चाहते हो तो आपको कच्चा माल भी उत्तम या अच्छी किस्म का देना होगा। अगला हम सिद्धांत यहाँ देखें तो उपयुक्त औजारों की व्यवस्था। देखिए कर्मचारी, एक श्रेष्ठ कर्मचारी या कार्यकुशल कर्मचारी से आप अगर काम करवाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने उसकी नियुक्ति कर दी और हो गया, आपको उनको समय समय पे उपयुक्त औजार भी उपलब्ध करवाने होंगे। जैसे कि इसमें कहा गया है कि कारखाने में प्रयुक्त होने वाले औजार, मशीन, उपकरण जितने आधुनिक या नवीन होंगे उतनी ही अच्छी गुणवत्ता से माल तैयार किया जा सकता है। अगर आप कर्मचारियों को आधुनिक या नवीनी औजार उपलब्ध करवाते हो तो वो अपनी गुणवत्ता, अपनी कार्यकुशलता का पूरा लाभ लेंगे और अच्छी गुणवत्ता का माल आपको उत्पादित करके देंगे। तो यहाँ पर टेलर का कहना है कि उपयुक्त औजारों का उन्हें उपलब्ध करवाना होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है अनुकूल वातावरण। जैसे वातावरण या एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम खुद ऐसे वातावरण में काम करना पसंद करेंगे जहां हमें अच्छा फील हो या जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो। तो यहाँ अनुकूल वातावरण के द्वारा टेलर ये कहना चाहते हैं कि कारखाने में स्वास्थ्यप्रद वातावरण श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होता है। श्रमिक उसी स्थान पर काम अच्छे से करेगा जहां पर उसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव ना पड़े, यानी कि स्वास्थ्यप्रद स्थान पर वो काम करता है तो वो काफी अच्छे तरीके से या कार्यकुशलता से काम करता है। वातावरण तभी स्वास्थ्यप्रद कहलाएगा जब क्या हो, कारखाने में काम पर्याप्त स्थान पर होना चाहिए, वायु संचालन की उपयुक्त व्यवस्था होना चाहिए, सफाई का पर्याप्त प्रबंध हो, उचित तापमान हो, जलपान गृह हो, विश्राम गृह हो, शिशु सदन गृह हो, ठीक है ना, कल्याण केंद्र हो, वाचनालय हो, प्रकाश पर्याप्त आता रहे वहां पर, तो लाइट की पूरी व्यवस्था हो। तो इस प्रकार का अगर वातावरण रहेगा तो ऐसे स्थान पर श्रमिक अच्छे से या अपनी कार्यकुशलता से कार्य कर पाएगा। तो यहाँ पर टेलर का कहना यह है कि अगर आप श्रमिकों से काम करवा रहे हो तो वहां पर आपको उचित स्थान या उचित वातावरण का आपको उपलब्ध करवाना होगा या ऐसा वातावरण वहां पर बनाए रखना होगा ताकि वो काम अच्छे से कर सके। अगला और आखिरी यहाँ पर सिद्धांत हमारे सामने आता है आदर्श लेखांकन पद्धति। वैज्ञानिक प्रबंध के लिए आदर्श लेखांकन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। लागत लेखांकन के द्वारा प्रत्येक वस्तु की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जानी चाहिए एवं दुरुपयोग की स्थिति में उसे नियंत्रित करना चाहिए। देखिए अगर हम लागतों को कम करना चाहते हैं तो इसका एक सही और उचित जो तरीका है वो क्या है, आदर्श लेखांकन पद्धति। तो टेलर यहाँ कहना चाहते हैं कि आपकी जो लेखा पद्धति है वो आदर्श होनी चाहिए। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के 14 सिद्धांत। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल दोनों के सिद्धांत हम देख लिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक हेनरी फ्योल के सिद्धांत नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।